गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने 11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिक जगत पढ़ा था। बहुत ही छोटा चैप्टर है, ये मत सोचना कि ऐसे तो बहुत जल्दी कोर्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें केवल बेसिक जानकारी थी, वो हमने कल आप लोगों को दे दी थी। चलो एक बार हम दोबारा संक्षेप में उसको फिर बताए दे रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग विज्ञान की परिभाषा को तो जानते ही होंगे पहले से ही, तो विज्ञान शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का हिंदी रूपांतरण है। और साइंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से बना है और इसका अर्थ है जानना, यानी किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये विज्ञान है। तो कल विज्ञान की परिभाषा बताई थी, आप लोगों को मालूम है पहले से कि प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद ये बताया होगा कि विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान। तो चूँकि हम लोगों को भौतिक विज्ञान पढ़नी है तो और शाखाओं से नहीं मतलब है हमें, अब इसलिए हम भौतिक विज्ञान पर आते हैं। भौतिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण है और फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। इसीलिए प्रारंभ में भौतिक विज्ञान की परिभाषा एक ये भी थी कि भौतिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, या प्राकृतिक विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद भौतिक विज्ञान की एक दूसरी परिभाषा ये भी है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ऐसी शाखा को भौतिक विज्ञान कहते हैं। परिभाषा फिर से समझ लें। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी आपसी क्रियाओं का, पारस्परिक का मतलब आपसी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ऐसी शाखा को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब द्रव्य और ऊर्जा के बारे में थोड़ा समझ लें। जो वस्तु स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम द्रव्य कहेंगे, मैटर कहेंगे। एक द्रव शब्द और होता है, थोड़ा ही अंतर है। द्रव यानी वो लिक्विड होता है, द्रव अवस्था, जैसे पानी लिक्विड है, तेल लिक्विड है, द्रव है। तो द्रव और द्रव्य में भी अंतर है। अब द्रव्य की परिभाषा समझ में आ गई होगी। जो वस्तु स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहेंगे? ऊर्जा। तो इस प्रकार द्रव्य और ऊर्जा के बारे में जानकारी हो गई होगी और परिभाषा एक बार और रिपीट किए दे रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी आपसी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके बाद भौतिक विज्ञान के प्रभाव क्षेत्र कल हमने बताए थे। तो भौतिक विज्ञान का अध्ययन दो क्षेत्र के अंतर्गत होता है, एक स्थूल प्रभाव क्षेत्र और एक होता है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र।
स्थूल प्रभाव क्षेत्र क्या होता है? स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत पृथ्वी से संबंधित और खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत आणविक, परमाणविक और नाभिकीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद इस चैप्टर में कल हमने बताया था कि जैसे कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आविष्कार किए हैं, तो वैज्ञानिकों के नाम और आविष्कार के बारे में जानकारी दी थी। बस इस चैप्टर में यही सब कुछ है, बहुत कुछ है नहीं। अब इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो हमने समझा दी है, और इसके नोट्स के लिए हम आपको PDF ऐप पर उपलब्ध करा देंगे। अब इस चैप्टर के बाद अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर मात्रक, मापन और त्रुटि विश्लेषण पर। मात्रक और मापन आप लोगों ने 9th में ही पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां क्या हैं? वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, जिन राशियों को हम माप सकते हैं वे राशियां भौतिक राशियां हैं। यानी भौतिक राशियों को मापा जा सकता है, तो वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है वे राशियां भौतिक राशियां हैं। अब कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका मापन कर सकते हैं? जैसे कि एक लंबाई है, इसको हम माप सकते हैं। द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं, चाल का मापन कर सकते हैं, समय का कर सकते हैं, ताप का कर सकते हैं, और ऐसे आगे बहुत सी राशियां हैं, कहाँ तक लिखा जाए। अब मालूम होगा लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है, तो छोटी लंबाई है तो उसे हम स्केल यानी पैमाने से नाप सकते हैं। बड़ी लंबाई है मीटर से नाप सकते हैं, और बड़ी लंबाई है जैसे किसी सड़क की लंबाई है तो उसे किलोमीटर में नाप सकते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं। छोटी है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, ठीक है। तो इस कहने का मतलब है लंबाई को हम माप सकते, इसलिए लंबाई भौतिक राशि हो गई। द्रव्यमान को भी हम माप सकते हैं। छोटा द्रव्यमान है तो मिलीग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, और बड़ा द्रव्यमान है तो उसे किलोग्राम में, किलोग्राम से कुंतल में, जैसे अनाज वगैरह कुंतल में सुना होगा, फिर मीट्रिक टन में, ये सब माप सकते हैं। तो ये इस प्रकार से द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि हो गई। चाल को भी हम नाप सकते हैं, जैसे बाइक में या कार में या अन्य किसी वाहन में देखा होगा स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर का मतलब स्पीड बताने वाला मीटर या स्पीड नापने वाला मीटर। तो जो स्पीडोमीटर, जैसे मान लीजिए बाइक हम चला रहे हैं, उसकी स्पीड देखनी है, समय कितनी स्पीड है, तो स्पीडोमीटर पर निगाह डाल लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि उस बाइक की स्पीड कितनी है, चाल कितनी है। तो इस प्रकार देख रहे होंगे कि हम चाल को भी माप सकते हैं, इसलिए चाल भी क्या हो गई, भौतिक राशि। ऐसे ही समय का मापन भी हो सकता है घड़ी से, तो समय भी एक भौतिक राशि हो गई। ताप को भी हम माप सकते हैं थर्मामीटर से, इसलिए ताप भी भौतिक राशि हो गई। तो भौतिक राशियां समझ में आ गई होंगी। वे राशियां जिनका मापन कर सकते हैं वे राशियां भौतिक राशियां कहलाएंगी, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, चाल, समय, ताप आदि। ये सब भौतिक राशियां हैं, क्योंकि अभी हम समझा चुके हैं एक एक करके कि इन सबको मापा जा सकता है, इसलिए ये सभी भौतिक राशियां कहलाएंगी। इसके बाद मापन, मेजरमेंट। यानी ये लेके चल रहे हैं।
मापन के लिए क्या है? किसी भौतिक राशि, डेफिनेशन हम लिखे दे रहे हैं, किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों यानी डिजिट में व्यक्त करने को क्या कहेंगे? मापन। जैसे यही वाला एग्जाम्पल हम लिए ले रहे हैं, लंबाई। मान लीजिए किसी छड़ की या किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है, तो इसमें देख रहे होगे कि 10 अंक हैं कि नहीं, ये तो ये मापन हो गया उस छड़ का या लंबाई का। अब परिमाण क्या चीज़ है, इसको और एक बात समझा दें। परिमाण का मतलब है मात्रा यानी क्वांटिटी। जैसे मार्केट से मान लीजिए कोई चीज़ हम खरीदने ऐसी चीज़ खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए जो तौल के दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति या आप में से कोई लोग मान लीजिए किसी दुकान पर जाते हैं और ये कहें कि मुझे चीनी की आवश्यकता है, या दुकानदार से ये कहें कि हमें चीनी दे दीजिए, तो आपकी बात अधूरी है। क्यों अधूरी है? आपने ये तो बोल दिया कि हमें चीनी दे दो, लेकिन आपने उसको चीनी की मात्रा नहीं बताई, क्वांटिटी नहीं बताई है, यानी दूसरे शब्दों में परिमाण नहीं बताया है। तो अगर आप केवल ये कहेंगे कि हमें चीनी दे दीजिए तो आपकी बात अधूरी है। तो अगर आप उसकी क्वांटिटी चीनी की नहीं बताएंगे तो वो दुकानदार आपसे खुद क्वेश्चन करेगा कि भाई ये बताइए कि कितनी चीनी दे दें, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, यही क्या है? परिमाण है, यही मात्रा है, यही क्वांटिटी कहलाएगा। तो अब हमारी समझ से परिमाण या मात्रा या क्वांटिटी क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से लंबाई में जो 10 लिखा है ये इसकी क्वांटिटी बता रहा है। मान लीजिए किसी वस्तु, जैसे अभी हमने चीनी की बात की थी, मान लीजिए 5 किलोग्राम चीनी लेनी है, तो 5 ये चीनी का परिमाण हो गया, यानी मात्रा हो गई, उसकी क्वांटिटी हो गई। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी। किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। इसके बाद अब आते हैं मात्रक पर। ये यूनिट, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये देखिए मीटर लिखा है वो मात्रक है, किलोग्राम लिखा है वो भी मात्रक है। मीटर लंबाई का मात्रक हो गया, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक हो गया। अब मीटर, किलोग्राम ये मात्रक हैं कैसे, उसको समझिए। किसी भौतिक राशि को नापने के लिए, कोई मान लीजिए ये भौतिक राशि है, इसको नापना है, तो किसी भौतिक राशि को नापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण को, राशि का निश्चित परिमाण, परिमाण का मतलब वही क्वांटिटी, मात्रा, इस परिमाण को एक मानक मान लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड। और यही मानक क्या कहलाएगा? मात्रक। यहां फिर से समझ लें,
जैसे मान लीजिए कोई द्रव्यमान है, जैसा अभी लिया था वही डिजिट लेके चल रहे, 5 किलोग्राम, लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है ये। तो मात्रक क्या है? किलो, अभी बताया था किलोग्राम और मीटर ये मात्रक हैं। अब मात्रक की परिभाषा क्या है? किसी भौतिक राशि को नापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण यानी उसकी जो निश्चित मात्रा है उसी मात्रा को एक मानक यानी स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और वही मानक या स्टैंडर्ड उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाएगा। जैसे आप लोगों ने 9th में मानक मीटर या मानक किलोग्राम मात्रक पढ़े होंगे। मानक किलोग्राम, मानक शब्द क्यों लगा है? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड माना गया है, इसलिए यहाँ मानक लगा दिया गया। मानक किलोग्राम, मानक मीटर, मानक सेकंड, ये सब 9th में पहले चैप्टर में है, लेकिन यहाँ पर हम आपको डिटेल में समझा दें मानक किलोग्राम है क्या, किसको किलोग्राम मान लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मानक किलोग्राम क्या है, उसके लिए ये थोड़ा उसके बैकग्राउंड में चल रहे हैं। जैसे मालूम होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस के निकट एक शेवरिस नामक स्थान है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो है। यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट स्थित शेवरिस में मापतौल ब्यूरो का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है। वहाँ पर प्लेटिनम, इरिडियम, मिश्र धातु, प्लेटिनम, इरिडियम, मिश्र धातु का एक बेलन है। इस बेलन का जो द्रव्यमान है उसी बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कह दिया गया है। फिर से समझ लें, फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट स्थित शेवरिस नामक स्थान पर मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय है, वहाँ पर प्लेटिनम, इरिडियम, मिश्र धातु का बना एक बेलन कह लो चाहे टुकड़ा कह लो, वो रखा हुआ है। उस बेलन का जितना भी द्रव्यमान है उसी को पूरे विश्व ने एक मानक किलोग्राम मान लिया है, यानी उसे ही किलोग्राम मान लिया द्रव्यमान का मात्रक। और इस प्लेटिनम, इरिडियम, मिश्र धातु के बेलन में 90% तो प्लेटिनम है और 10% इरिडियम है। तो ये एक स्थायी मिश्र धातु है। और इस बेलन का जो व्यास है, डायमीटर, वो 3.9 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई भी 3.9 सेंटीमीटर ही है। जैसे बहुत से लोग शायद बेलन नहीं जानते होंगे, जैसे ये बता दें, ये मार्कर, ये भी एक बेलन है। अब जो प्लेटिनम, इरिडियम, मिश्र धातु का बेलन है उसका ये जो व्यास है वो भी 3.9 सेंटीमीटर का है और उसकी जो लंबाई है वो भी 3.9 सेंटीमीटर है। और सन 1889 से इसको मान्यता प्रदान की गई थी मानक किलोग्राम की, इसके द्रव्यमान को। तब से आज तक वही द्रव्यमान चला आ रहा है, तब से अब तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो संभवतः आप मानक किलोग्राम समझ गए होंगे। एक बार संक्षेप में फिर समझाए दे रहे हैं। फ्रांस में पेरिस के निकट स्थित शेवरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो है।
वहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का, मान लीजिए यही प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु है और इसका ये बेलन है, इस बेलन का जो द्रव्यमान है उसी द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कह दिया गया और इस बेलन का जो व्यास है वो 3.9 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 3.9 सेंटीमीटर है और प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के इस बेलन में प्लेटिनम 90% है और इरिडियम 10% है। ठीक है, और ये स्थायी मिश्र धातु है इसलिए कोई परिवर्तन इसके द्रव्यमान में नहीं किया गया है। अब इसके बाद आते हैं मानक मीटर। स्टैंडर्ड मीटर, इसकी परिभाषा हम लिखे दे रहे हैं। एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में परिभाषा समझिए ध्यान से। प्रकाश कल हमने बताया था निर्वात से भी होकर के गुजरता है। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो कई स्थानों पर निर्वात से भी होकर के गुजरता है। तो प्रकाश जो है निर्वात में 1 सेकंड के इतने हिस्से में, समझिए 1 सेकंड ही बहुत छोटा समय होता है और उस 1 सेकंड का ये बहुत ही छोटा हिस्सा है। तो इतने सेकंड में प्रकाश निर्वात में जितनी दूरी तय कर लेता है उस दूरी को ही एक मानक मीटर मान लिया गया है। और इस मानक मीटर और इस समय से ही प्रकाश की कल हमने निर्वात में चाल बताई थी आप लोगों को, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल निर्वात में कल कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये है, ये चाल हम इनके माध्यम से ज्ञात भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को ये सूत्र मालूम होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी तय हो रही है? 1 मीटर। तो दूरी की जगह क्या लिख देंगे? 1 मीटर। और ये 1 मीटर दूरी कितने समय में तय हो रही? 1/299792458 सेकंड में। इतने सेकंड में 1 मीटर दूरी तय हो रही है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला जो मान है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये 299792458 मीटर और अपॉन में ये सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड ये लिखा है। अब इसको पावर में चेंज कर दें। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगाएं तो देखिए कितने डिजिट के बाद लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जब हम पॉइंट लगा देंगे तो पावर 10⁸ हो जाएगी। ये यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 8 अंक के बाद लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 अंक के बाद पॉइंट आया तो यहाँ पावर 8 हो गई। अगर हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट तो 7 पावर हो जाएगी, यहाँ लगाएंगे तो 6 हो जाएगी और यहाँ लगाएंगे तो 1 हो जाएगी।
इतना तो खैर ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसका निकटतम मान अगर ले लें तो मालूम होगा 5 और 9 के बीच में अगर कोई संख्या है, अगर उसको हम हटाएंगे तो उसके स्थान पर उससे अगले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। तो जैसे यहाँ निकटतम मान लेंगे तो ये 9 है, तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा तो 3, यानी और भी ये पद हो सकते तो उनको छोड़ देते हैं। और पावर कितनी 8, और मात्रक क्या है मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से देख रहे होंगे कि वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बहुत बड़ा मान है ये चाल का। अगर हम वैसे देखें तो अगर हम इस प्रकार से अगर इसको लिखें तो 3 के बाद 8 जीरो लगाने पड़ेंगे। ये तो कितनी वैल्यू हुई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड चाल है प्रकाश की। और किलोमीटर में कर दें तो ये 3 जीरो हटाने के बाद किलोमीटर हम लगा सकते हैं, तो ये मान रह जाएंगे, यानी जीरो रह जाएंगे 5, और मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकाश जब वायु या निर्वात में चलता है तो 1 सेकंड के अंदर वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। समझिए कितनी ज़्यादा चाल है प्रकाश की। तो अब आप लोग इस चैप्टर में भौतिक राशियां पढ़ चुके हो, मापन पढ़ चुके हो, मात्रक पढ़ चुके हो। इनको एक बार हम बताए दे रहे हैं। भौतिक राशियां क्या हैं? वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, यानी जिन्हें हम माप सकते हैं, वे राशियां भौतिक राशियां कहलाएंगी। जैसे कि लंबाई है, द्रव्यमान है, दूरी है, चाल है, समय है, ताप है। इसके बाद मापन, किसी भौतिक राशि के परिमाण यानी उसकी मात्रा को अंकों में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। जैसे ये देखो, प्रकाश की चाल हमने अंकों में व्यक्त कर दी, तो ये मापन हो गया। जब तक अंक नहीं होंगे तब तक मापन नहीं कहलाएगा, पूर्ण नहीं होगा। अब ऐसे ही मात्रक, किसी भौतिक राशि को नापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण को एक मानक मान लेते हैं, वही मानक क्या कहलाता है? उस भौतिक राशि का मात्रक। जैसे कि अभी हमने मानक किलोग्राम, मानक मीटर बताए थे। मानक किलोग्राम क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सेवरेस नामक स्थान पर प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन रखा है। उस बेलन का जो द्रव्यमान है उसी को सबने 1 किलोग्राम के नाम दे दिया गया है, और सन 1889 से तब से वैसा ही चला रहा है। आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके बाद मानक सेकंड, मानक मीटर क्या है? मानक मीटर वह दूरी है जिसे निर्वात में प्रकाश 1 सेकंड के इतने भाग में तय करता है, उस दूरी को मानक मीटर कह दिया गया है। ऐसे ही मानक सेकंड है। ठीक है, तो मात्रक, मापन और भौतिक राशियां समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अब हम चलते हैं मूल राशियां। चलो इसी में बताए दे रहे हैं। टेबल पहले से इसलिए बना दी है ताकि वीडियो आपका छोटा हो जाए, ज़्यादा समय न लिया जा सके। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और ये मूल मात्रक हैं, यानी लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ऐसे ही समय का सेकंड, ताप का केल्विन, धारा का एम्पियर,
जो तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। और ये संकेत हैं। संकेत के लिए कुछ नियम भी हैं। अब वो नियम हम कल समझाएंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ये तो 7 मूल राशियाँ हो गई, 2 पूरक मूल राशियाँ और हैं। तो मूल राशियाँ क्या हैं पहले हम ये बताएंगे। वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें एक दूसरे के पदों में बदला नहीं जा सकता है, उन राशियों को हम मूल राशियाँ कहेंगे। और इन मूल राशियों के जो मात्रक होंगे वे मूल मात्रक कहलाएंगे। इसके बाद मात्रकों की प्रणालियाँ भी हैं। आप लोगों ने ये सब 9th में पढ़ा होगा, जैसे एक CGS प्रणाली, तो और दूसरी पढ़ी होगी FPS प्रणाली, और तीसरी पढ़ी होगी MKS प्रणाली, और एक चौथी प्रणाली भी है जिसे हम SI कहते हैं। यानी मात्रकों के मापन के लिए 4 सिस्टम यानी 4 प्रणाली हैं। CGS प्रणाली, FPS प्रणाली, MKS प्रणाली और SI। SI के आगे प्रणाली नहीं लगाया जाता है, वो कल डिटेल में हम बताएंगे ऐसा क्यों है। CGS प्रणाली, यहाँ C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम और S का मतलब है सेकंड। यानी CGS प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस CGS प्रणाली को फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। अब दूसरी प्रणाली FPS, F का मतलब यहाँ पर फुट है, P का मतलब पौंड है और S का मतलब सेकंड ही है। यानी FPS प्रणाली में लंबाई को फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पौंड में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। इस प्रणाली का सबसे ज़्यादा उपयोग ब्रिटिश में होता है, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। अब आते हैं MKS प्रणाली पर। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। और इस प्रणाली को हम मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। अब बात आती SI की। SI का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। इसका पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है। पहले अब एक एक करके इनको समझा दें। मात्रकों को नापने की 4 प्रणालियां हैं। CGS प्रणाली, FPS प्रणाली, MKS प्रणाली और एक SI। CGS प्रणाली में C का मतलब सेंटीमीटर है, G का मतलब ग्राम है, S का मतलब सेकंड है। यानी इस प्रणाली में लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। और इस प्रणाली को फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। दूसरी प्रणाली है FPS। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पौंड में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। और इस प्रणाली का चूँकि सबसे ज़्यादा उपयोग ब्रिटिश में होता है, इसलिए इसको हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तीसरी प्रणाली MKS प्रणाली। तो यहाँ पर इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तीनों प्रणालियों में देख रहे हुए समय का मात्रक एक ही है, सेकंड। चौथी हमने बताई थी SI। SI के आगे प्रणाली शब्द नहीं लगाते हैं। उसका कारण ये है कि प्रणाली को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। प्रणाली का इंग्लिश में नाम क्या है? सिस्टम। और इसका जो पूरा नाम है
वो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, एसआई का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। तो सिस्टम का एस और इंटरनेशनल का आई। अब इस एसआई में एस का मतलब प्रणाली स्वयं से ही है। सिस्टम को इंग्लिश में, वो सिस्टम को हिंदी में प्रणाली कहते हैं, तो इसका अर्थ तो प्रणाली पहले से ही, इसलिए बाद में प्रणाली नहीं लगाते हैं इसमें। इसको केवल एसआई लिखते हैं, और एसआई न लिखें तो एसआई यूनिट ही एसआई यूनिट लिख सकते हैं, एसआई प्रणाली नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ एस स्वयं में सिस्टम यानी प्रणाली को ही व्यक्त करता है। इन सब में एस का मतलब सेकंड है, सिस्टम नहीं। यहाँ अगर पूरी इंग्लिश लिखें तो एपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम है, इसलिए बाद में सिस्टम या प्रणाली शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। और इस एसआई प्रणाली में हम भी प्रणाली शब्द भूल गए, चूँकि इस एसआई यूनिट में 7 ये मूल राशियाँ हैं और ये 2 पूरक मूल राशियां हैं, कोण और घनकोण। इनके मात्रक क्रम से रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं। अब आज इतना ही रखिए, कल हम एसआई प्रणाली को थोड़ा डिटेल में समझाएंगे और इस प्रणाली में कैसे मात्रकों का यूज करना है, क्या क्या इसके यूज करने के लिए नियम हैं, वो सब हम जानकारी आपको कल अगली क्लास में देंगे। थैंक यू।